का सवाल लेते हैं। आनंद पूछ रहे हैं, शीला फोम 5 साल के लिए करंट मार्केट प्राइस पे क्या अच्छा रहेगा। सोमेश, आप तो अभी एक तरह से खरीदारी के लिए आपने हाथ रोक दिया था, फिर अब चूंकि बाजार नीचे आ गया है और उसमें काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो शायद बाजार से ज्यादा नीचे आए हों, तो क्या अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपने वो व्यू लेना शुरू कर दिया है कि हाँ ठीक है, जो स्टॉक बाजार से ज्यादा गिरते हुए अपने किसी अच्छे लेवल पे आ गया है वहां पे हम खरीदारी शुरू करें? एक तो इन जनरल ये बात आप मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। और फिर शीला फोम अगर 5 साल के लिए चुनना हो तो क्या अभी इस तरह के स्तर पे है? एक्चुअली जिस स्टॉक का क्वेश्चन है ना, इसके कारण मेरा जवाब बहुत सिंपल सा हो जाएगा। स्टॉक पे हमारा कवरेज है, जी। तो अगर कवरेज है तो हमारा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। शीला फोम में पॉइंट ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करनी चाहिए। किसी को नहीं पता बॉटम कहाँ है, यहाँ है 23,000 है, 22,000 है, 20,000 है, 15,000 है, किसी को नहीं मालूम। एक अच्छे कंपनी के अच्छा बिजनेस अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो खरीदारी कीजिए। शीला फोम में आप ये समझें कि इनका ऑलमोस्ट 30% के ऊपर का मैट्रेस का मार्केट शेयर लीडर्स हैं। एक तो लीडर है, ऊपर से पहले के लीडर को निगल गए। मतलब करलॉन, जो कि सबसे बड़ा ब्रांड होता था एक समय भारत में मैट्रेस का, शीला फोम बाद में आके भी उसने करलॉन का एक्विजिशन किया। तो लास्ट ईयर इन्होंने करलॉन और फर्लिंको, जो आपका फर्नीचर रेंटिंग पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको एक्वायर किया है इन्होंने। इसको एक्वायर करने के लिए थोड़ा डेट लगा है और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो लास्ट अक्टूबर से ये अभी अक्टूबर में जो मैनेजमेंट का कहना है इंटीग्रेशन तो हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद अब यहाँ से इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस रिस्क नहीं है। मतलब अगर सेल्स बढ़ रहा है तो प्राइस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो वैल्यू ग्रोथ है, चूँकि अभी बिज़नेस इंटीग्रेट हुआ है तो बहुत सारे कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब होते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग लगती हैं, धीरे-धीरे सेविंग्स इमर्ज होने शुरू होते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी भी यहाँ से 8-9 महीने तक वैल्यू ग्रोथ ना दिखे लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। तो मतलब बिज़नेस पे कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि अम, इन्होंने नए प्रोडक्ट्स के काफ़ी सारे पाइपलाइन लगा के रखे हैं। एक डाउट जो था वो ये डाउट था कि आपने एक्वायर किया करलॉन को, आप वो भी करलॉन भी लीडिंग मैट्रेस कंपनी, आप भी लीडिंग मैट्रेस कंपनी, तो आप इसमें सिनर्जी क्या देखेंगे? मैनेजमेंट का कहना है कि हम काम तो एक ही करते हैं लेकिन तरीका अलग है, पहुँच अलग है। तो हमारा तरीका अलग था और हमारे रीच अलग थे, तो दोनों को मिलाएँ तो हमारा रीच बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएगा। प्रोडक्ट प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। अभी तो लग रहा था, पिछले 1 साल से लग रहा था नहीं, पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा था कि कभी भी हो जाएगा 1 साल के अंदर में, लेकिन नहीं हो पाएगा। इनका कहना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी वापस 18% पे पहुँचेगी, लेकिन करीब-करीब उसमें 3 साल लगेगा। डेट रिडक्शन वगैरह सब होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, इंडिया का ऑपरेटिंग मार्जिन डोमेस्टिक बिज़नेस का 10% के आस-पास पहुँच गया है, लेकिन वापस 14-15% के स्टेबलाइज़ होने में समय लगेगा। लेकिन ट्रैजेक्टरी तो अच्छी दिख रही है, पेडिग्री अच्छी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इन्होंने एक्विजिशन को पहले भी प्रूव किया हुआ है सही, तो भरोसा तो रख सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा बिकॉज़ काम चल रहा है। तो कब शुरू होगा, कब किक इन होगा, सिनर्जी कब किक इन होगा, अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ, मुझे लगता है कि समय देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस की जहाँ तक बात है, अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो मुझे वैल्यू तो फेयर लगता है। लेकिन इसका मैंने स्ट्रेस केस एनालिसिस भी किया था और बेस्ट केस एनालिसिस तो ख़ैर अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी रिवर्सल तो आने में समय है। जो वैल्यूएशन मुझे लगता है करंट लेवल ऑफ वैल्यूएशन फेयर है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से इसमें डाउनसाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इटसेल्फ में, स्मॉल कैप इटसेल्फ में अगर प्रेशर रहेगा, तो ये भी कंपनी विक्टिम तो बनेगी। और इसका स्ट्रेस केस वैल्यूएशन जो मैंने निकाला था यहाँ से 20% डाउन का भी हो सकता है। तो यही इसके वैल्यूएशंस के मैंने रेंजेस निकाले हैं। अब 5 साल में कंपनी कैसी है, मैंने आपको समझा दिया जो मैंने बिज़नेस
पढ़ के मैनेजमेंट को सुन के समझा है। अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो आगे का समय आप देख सकते हैं, नहीं तो अभी नंबर्स बहुत एनकरेजिंग नहीं है, प्रॉफ़िट गिरा है, सेल्स बढ़ा है। डोमेस्टिक बिज़नेस तो सॉरी स्टैंड अलोन नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, कंसोलिडेटेड ठीक जी, ओके। लेकिन सुमेश, जब आपने कंपनी को इतने अच्छे से समझा है, आपकी कवरेज में है, तो फिर ये बताइए कि भई लगभग कितना सवा साल से ज़्यादा हो गया जब इस डील की अनाउंसमेंट हुई थी करलॉन के साथ। अभी तक क्या मतलब नंबर्स कंसोलिडेट नहीं हुए हैं क्या? क्योंकि आपको कहीं भी ये तो दिख नहीं रहा है कि भई नए नंबर्स जोड़ने लग गए, या दिसंबर क्वार्टर से वो चीज़ हुई है? शुरू हो गया ना इस क्वार्टर से। अभी आप जब परफॉर्मेंस इनका देखेंगे तो कंसोलिडेटेड का नंबर आपको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। जी। स्टैंड अलोन का ग्रोथ आप देखें करीब-करीब 40% 45% के आसपास का सेल्स ग्रोथ दिख जाएगा आपको। जी। नहीं, लेकिन कंसोलिडेटेड में आपको रेवेन्यू तो दोनों कंपनियों की मिली हुई दिखनी चाहिए ना फिर, करेक्ट है, लेकिन सेविंग्स तुरंत दोनों इमर्ज नहीं बिज़नेसेस होते की। ना। रेवेन्यू आ जाएँगे लेकिन आपको कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब देखिए अब हम बिज़नेस एक्वायर करते हैं तो 2 काम होता है हमारा। पहला हमारा रेवेन्यू का एक्सपेंशन होता है, लेकिन नहीं, नहीं, साथ में एक हमारा मान लीजिए सेविंग्स मान बढ़ता है। लीजिए मान लीजिए एक कंपनी ₹100 बेच रही थी, एक कंपनी ₹90 बेच रही थी, दोनों को जोड़ा आपने, तो आपकी टोटल रेवेन्यू तो एक बढ़ के 190 होगी ना फिर। सेल्स आ वो गया ना, इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट हमें सेल्स में किस ग्रोथ तिमाही से दिख दिखेगा, रहा है? सेल्स ग्रोथ दिखने लगा। सेल्स ग्रोथ आपको दिखेगा, आपको बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट दिखेगा बिकॉज़ नहीं, ऑपरेशनल वो लेवल सेल पे अभी हो नहीं रहा बढ़ा। है। जिस तिमाही से सोमेश, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जिस तिमाही से वो दोनों बिज़नेसेस के नंबर एक साथ मर्ज होंगे, उस तिमाही में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक मतलब आपको काफ़ी बड़ा एक जंप दिखना चाहिए, जिसमें दोनों बिज़नेसेस 2 अलग-अलग कंपनियाँ जुड़ गई, उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आपको, कंसोलिडेटेड टर्नओवर आपको एक साथ दिखना चाहिए। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो चीज़ कहाँ पर है? नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं दिसंबर होता है। 2021। जी। ऐसा क्या होता है देखिए, अगर लिस्टेड स्पेस भी है कंपनी, ये तो ख़ैर कर्लोन लिस्टेड नहीं है। कर्लोन महत मुझे ऐसा लिस्टेड नहीं है। जब आप एक्विजिशन करते हैं ना, तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक समय होता है जिसके बाद आप कंसोलिडेट करके रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर का जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू था, उसमें यही कहा था कि ये वाला जो क्वार्टर है, यहाँ से सब कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इमीडिएट दोनों रिपोर्ट होना कंसोलिडेट करके शुरू नहीं होता, दोनों कंपनी का अलग-अलग रिपोर्टिंग होता है। लेकिन चूँकि लिस्टेड है शीला फ़ोम, तो आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको शीला फ़ोम पे तो नंबर रिपोर्ट करने ही है। बाकी जो आपने एक्विजिशन किया है, उसका जो आपका टाइम फ्रेम है, जब आप वो टोटली इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन के बाद आप उसका कंसोलिडेटेड नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ये क्वार्टर से सारा आपका नंबर्स कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हो रहा है, जो मेरी समझ है मैनेजमेंट से। ओके। अच्छा, अब इसके चार्ट को देखते हैं तो इसने लगभग 600 के आसपास से चाल शुरू की थी और वहाँ से 2000 तक गया था। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हमें दिख रही है, उसमें आपने किसी भी लेवल पे मतलब ये नहीं देखा कि वहाँ से गाड़ी पलट गई हो। बीच-बीच में हर रिट्रेसमेंट को इसने रिस्पेक्ट किया है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फिर वापस हमें ये दिख रहा है कि 78.6% रिट्रेसमेंट भी नहीं बच रहा है। तो क्या ये 100% रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा है? अब आप करंट प्राइस इसका 800 है। स्ट्रेस केस वैल्यूएशन में 20% और एंटरप्राइज़ वैल्यू के हिसाब से डाउन जा सकता है। तो आप समझें कि 600 साढ़े 600 रुपए का प्राइस स्ट्रेस केस वैल्यूएशन है। उसको आप इनकार नहीं कर सकते अगर मार्केट बहुत ख़राब चला जाए तो। लेकिन आज मैनेजमेंट ने कॉल किया है, कल एक बार इसका स्टॉक प्राइस पे रिएक्शन देखते हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इस प्रेज़ेंटेशन को जो फंड वाले हैं वो कैसे लेते हैं बिकॉज़ इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। कई फंड्स ने लास्ट क्वार्टर में अपनी स्मॉल कैप में होल्डिंग बढ़ाई है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, वो कल समझ में आएगा। तो हो सकता है कि जी। ये बॉटम ठीक-ठाक लगे, लेकिन मान लेते हैं कि अब चूँकि मैनेजमेंट खुद ही कह रही है कि मुझे आरओई 18% लेके जाने में 3 साल लगेगा और मुझे अभी समय लगेगा वापस मार्जिन को 14-15% पे स्टेबलाइज़ करने में। लेकिन कहीं न कहीं मैनेजमेंट एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आपको एस्टेब्लिश करके दे रहा है। कहीं पे भी वॉल्यूम का इश्यू नहीं है, मेन बिज़नेस में क्या है कि आपका सेल्स होता है कि नहीं, कॉस्ट आपका वो एक समय तक सँभाल सकते हैं।
तो ये सब कुछ मुझे सुन के ठीक लगा है, यहाँ से बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े वाले लोग हैं, वो इसको कल मार्केट ओपन होने के बाद कैसे लेते हैं, मेबी वो स्टॉक प्राइस को एक नया डायरेक्शन दे पाएगा। जी। अभी आनंद जी का सवाल था, अब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसी बीच में मोहित जी का भी सवाल वही है कि ये शीला फोम अपने ऑल टाइम लो पीई पर आ गया है, कम से कम 2-3 साल के लिए लेने का मन है, समय सीमा नहीं है। तो ये कुल समय मिलाकर पीई के पे मसला नहीं क्या है कि हम पीई अभी लें नहीं देखिए। या ना लें? और ये पीई का जो मसला है, भई हम जब रॉ डेटा देख रहे हैं तब तो पीई ऑल टाइम लो पे मतलब कितने पे दिख रहा है ये हमें? ये तो नहीं, अभी वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी पीई से एनालिसिस मत कीजिए। जी। पीई से एनालिसिस जब बिज़नेस का फुल पोटेंशियल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आ डेटा जाए। कहाँ से लिया कि ऑल टाइम लो पे है? मुझे तो ये काफ़ी ऊपर दिख रहा है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो। हो सकता है उन्होंने स्टैंड अलोन के हिसाब से कुछ निकाल निकाल के लिया हो जी, सकता है। ओके। क्योंकि आपको कंसोलिडेटेड लेवल पे तो नहीं दिखेगा ना पीई लो, बिकॉज़ जी, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है और बिल्कुल। पीई के लिए आपको अर्निंग्स चाहिए होते हैं, सेल्स तो चाहिए नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो आप कोई भी नंबर अगर आप कोई भी नंबर सेल्स को लेके निकालेंगे, जी, तो आपको ये कंपनी बहुत सस्ती दिखेगी, बहुत मतलब बहुत सस्ती दिखेगी। मुझे लगता है 2 ढाई टाइम मार्केट कैप तो सेल्स पे मिल रही होगी। एक बार नंबर अगर चेक किया जाए, तो मुझे अगर सेल्स पे कहीं पे आप नंबर देखेंगे, तो ये कंपनी डैम चीप बहुत सी सस्ती है। लेकिन अर्निंग्स अभी के नहीं होंगे फॉर जेन्युइन रीज़न्स। तो मेन जी, चीज़ है कि बिज़नेस जो चला रहा है, उस पे थोड़ा-सा ट्रस्ट रखना चाहिए क्योंकि वो बिज़नेस समझ रहे हैं। अगर बिज़नेस जी। समझते नहीं तो सेल्स नहीं बढ़ता था। हुँ, बाकी पीएनएल की जो सिनर्जी है, वो भी 1 आध साल में अच्छी खासी किक इन होनी चाहिए। जी।